Hi friend, today I want to teach chemistry. That chapter is acid, base and salt. आज हम लोग केमिस्ट्री का अम्ल, क्षार एवं लवण यानी कि क्षार को यहाँ पे भस्म भी कहा जाता है, तो अम्ल, भस्म एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग आज 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण हेडिंग दीजिएगा, लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल, क्षारक एवं लवण से यह बता दें कि सभी लोग चित परिचित हैं, सभी लोग जानते हैं, बस उसके गुण, दशा और उसकी विशेषता के बारे में इस चैप्टर में डिटेल्स रूप से पढ़ना है। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपका अम्ल से। तो इसमें हम बोले जैसा कि लिखते भी जाएंगे, क्योंकि लिखने से कई विद्यार्थियों को संतुष्टि हो जाती है और उनको वैसे भी फिर बाद में रीड कर करके याद करने में सुविधा हो जाता है। तो लिखते भी जाएंगे और क्या समझते भी जाएंगे। तो अम्ल क्या होता है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि नींबू हो सकता है, तो उसी प्रकार से अम्ल, एसिड लिख करके डैश दीजिए और इसका गुण भी समझेंगे। तो अम्ल में अब लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए, वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा हो, कॉमा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, तथा धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता हो, अम्ल कहलाते हैं। जैसा अम्ल में फिर से हम एक बार रिवीज कर दे रहे हैं। वैसा पदार्थ जिनका जलीय विलयन स्वाद में क्या हो, खट्टा हो, कॉमा, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, तथा धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करता हो। हाइड्रोजन गैस क्या करता हो, मुक्त करता हो वातावरण में। तो इस प्रकार से था। इसका अम्ल का कुछ उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल जैसे में। तो जैसे में लिखिएगा HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक पढ़ा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कह सकते हैं। फिर क्या, तो H2SO4, फिर HNO3, ये सभी अम्ल का उदाहरण है। HCOOH, फिर आपका CH3COOH, ये सब कुछ उदाहरण आप देखेंगे जो कि अम्ल का है। अम्ल क्या होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। यह क्या करता है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है धातु से अभिक्रिया करने के बाद, एवं यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इत्यादि गुण हैं। अब बताते हैं आप लोगों को कि यह क्वेश्चन आपसे इतना, आपको परीक्षा में यदि 2 नंबर का दे क्वेश्चन, तो आप यदि उसका इस तरह से परिभाषा जैसा हम लिखवाएं उस तरह से यदि आप लिख देते हैं और लिखने के बाद कुछ मतलब कि ऑब्जेक्टिव भी आप कुछ एग्जाम्पल 1-2 भी दे देते हैं, तो आपका 2 नंबर फुल मार्क्स आएगा। किसी प्रकार की कोई उसमें अति नहीं होगी। लेकिन अब यहाँ पे हम लिखें एग्जाम्पल, उदाहरण, तो आप सोचेंगे कि 2 ही उदाहरण याद कर ले, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इनमें से कोई एक दे देगा और पूछेगा कौन सा अम्ल है पहचानने के लिए, तब उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जितने भी एग्जाम्पल हैं वे सभी आप लोग क्या कीजिएगा, याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या,
तो इसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। HCOOH है ना, इसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, जो चिट्टी में होता है, लाल चिट्टी में। चलिए अब अम्ल के बाद देखते हैं क्या, क्षारक या भस्म, इसी को भस्म भी कहा जाता है, क्षारक या क्या, भस्म। तो क्षारक या भस्म लिख करके आप क्या करेंगे, डैश देंगे और लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इंग्लिश में इसको बेस कहा जाता है, बेस। नाउ स्टार्ट, लिखिए। वैसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा हो, कौमा साबुन जैसा चिकना हो, कौमा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता हो, तथा अम्लों को उदासीन कर देता हो, क्या कहलाता है, भस्म कहलाता है। अब यहाँ पे जो परिभाषा लिखवाई, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। क्या, तो कि भस्म का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा, यानी कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा। क्षारक क्या करता है, भस्म क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। फिर क्या, तो भस्म क्षारक का एक और गुण है कि यह अम्ल को उदासीन कर देता है, माने कि अम्ल, जो भी अम्ल में उसका स्वाद होता है खट्टापन का, उसको समाप्त कर देता है, वह स्वादहीन हो जाता है, यानी कि उदास हो जाता है। अब इसके बाद आप लोग लिखिएगा, हाँ सॉरी, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, इसका उदाहरण। तो इसका उदाहरण आपका होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ। और आप लिखिएगा इसका KaOH, यानी कि आपका हो गया KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपका CaOH का होल 2, ये सब भी आपका हो गया क्षारक का उदाहरण, एग्जाम्पल। यदि आपको, सुन लीजिए, यदि आपको लिखने में थोड़ा ऐसा लगे कि वीडियो फास्ट है या फिर फास्ट बोला जा रहा है, तो आप वीडियो को स्लो करके लिखिए या फिर रोक करके लिखिए, आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। यदि हम धीरे धीरे बोलें या स्लो गति से चलें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे लिखिएगा विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, ELECTROLYTE, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट लिख करके दैश दीजिए। लिखिएगा वैसे पदार्थ जिनके विलयन में विद्युत धारा, यानी कि करंट, CURRENT, विद्युत धारा यानी कि करंट प्रवाहित होती है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। विद्युत अपघट्य कहलाता है। नीचे नोट में लिख लीजिएगा, नोट में
कि अम्ल, कौमा भस्म और लवण के जलीय विलयन, अम्ल, भस्म और लवण का जलीय विलयन विद्युत अपघट्य होता है। अम्ल, भस्म और लवण का जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत अपघट्य होता है। इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए विद्युत अपघट्य इनमें से कौन है, तो जितने भी एग्जाम्पल लिखाए थे अम्ल का या भस्म का, वे सभी विद्युत अपघट्य हैं। क्यों हैं? क्योंकि उसका जलीय विलयन जो है वह जो द्रवित अवस्था में है उससे यदि आप क्या कीजिएगा कि विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिएगा तो उस कंडीशन में वह प्रवाहित होता है। तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा जिस जलीय विलयन से, जिस विलयन से, उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य कहेंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब लिखिए, इसी में एक आपका परिभाषा होता है विद्युत अपघट्य। क्या ऐसे विद्युत अपघट्य, अपघट्य लिख लीजिए, लिख करके डैश दीजिए। विद्युत अपघट्य लिखिएगा, वैसा पदार्थ जिनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। विद्युत अपघट्य कहलाता है, यानी कि वैसा जलीय विलयन जिससे करंट प्रवाहित न होता है, यानी कि विद्युत का जो क्या हो, कुचालक हो, क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। इसका उदाहरण आप लिखिए, एल्कोहल। एल्कोहल अपघट्य का उदाहरण क्या होगा? तो एल्कोहल, एल्कोहल, ग्लूकोज, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिया, ये सब विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। इत्यादि लगा दीजिएगा। अब नीचे एक हेडिंग दीजिएगा। एक वैज्ञानिक हैं, एक वैज्ञानिक हैं आरहेनियस। तो अब हम लोग आरहेनियस के अनुसार लिखिएगा, आप हेडिंग हल्का सा है, आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस के अनुसार। अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा, आरहेनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। आरहेनियस क्या दिए थे परिभाषा अम्ल एवं भस्म का, उस पर गौर करिए। आरहेनियस के अनुसार अम्ल एवं भस्म की परिभाषा। फर्स्ट में लिखिए, अम्ल लिख करके लिखिएगा, अम्ल में वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कोष्ठ में कर लीजिएगा, H पावर में प्लस कीजिएगा, हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। ये आरहेनियस के अनुसार है। अब भस्म का लिखिएगा, यानी क्षारक का, तो लिखिएगा वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है,
क्वेश्चन कर लीजिएगा, वो H के पावर में माइनस। हाइड्रोक्साइड आयन देता है भस्म कहलाता है। ये हमने देखा आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा अम्ल एवं भस्म का। इन्होंने क्या किया कि अम्ल के लिए बताया कि यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, और भस्म के लिए बताया इन्होंने कि यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यहाँ पे ये जो दोनों परिभाषा आप लोगों ने आर्हेनियस के अनुसार देखा, ये दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता कहाँ से है, तो लॉन्ग क्वेश्चन से ही ना बनता है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बोर्ड में हो जाने के कारण इन सभी का खंड खंड में याद रखना भी समझते हुए जरूरी होता है। अब आगे आप लोग लिखिएगा, क्षार लिख के डैश दीजिए। भस्म या क्षारक तो हो गया, एक ही होता है, लेकिन अब क्षार लिख करके डैश दीजिएगा और लिखिएगा जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। लिख पाए होंगे आप लोग। अब इसके आगे आप लोग लिखिएगा, एक आता है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो अब आप लोग क्षार समझ गए, अब आप लोग सांद्र अम्ल लिख करके डैश दीजिएगा। सांद्र अम्ल लिखिएगा जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में हो, सांद्र अम्ल कहलाता है। अब लिखिएगा तनु अम्ल लिख करके डैश लिखिएगा जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में तथा जल अधिक मात्रा में हो, तनु अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल कहलाता है। यहां तक आपको लिख पाएंगे। अब आप लोग एक छोटा हेडिंग बनाइएगा, ऊपर लिखिएगा अम्लों के भौतिक गुण। इस तरह से अम्लों का भौतिक गुण लिख करके डैश। अम्लों का भौतिक गुण लिखेगा। अम्लों का भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। अम्लों का भौतिक गुण निम्नलिखित है। अम्लों का भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखिएगा अम्ल सामान्यतः रंगहीन एवं जल में विलेय होता है। जल में विलेय होता है। अगला लिखिएगा
दूसरा में सेकंड नंबर में सांद्र अम्लों के भौतिक गुण सांद्र अम्ल के गंध तीखे होते हैं। सांद्र अम्ल के गंध तीखे होते हैं, यानी कि एकदम उसको यदि आपका नाक में वो प्रवेश करेगा उसका गंध सांद्र अम्ल का, तो आपको नाक में एक अजीब सा झनझनाहट जैसा लगेगा। मतलब एक अजीब सा क्या बोला जाए, ठेठ पे कहा जाए तो एकदम छाँ छाँ जैसा लगेगा, तीखा लगेगा। अगला लिखिएगा, ये सांद्र अम्ल की बात हो रही है। तीसरा में लिखिएगा, सांद्र अम्ल कपड़े एवं सांद्र अम्ल कपड़े एवं त्वचा को जला सकते हैं। सांद्र अम्ल कपड़ों एवं त्वचा को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। और दो गुण आप लोग अपने से लिखिएगा। अगला बता देते हैं, आप लोग अब तक जान ही गए हैं कि अम्ल जो होता है वह क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। एक गुण आप अपने ये डालिएगा। सेकंड कि अम्ल स्वाद में क्या होता है, तो खट्टा होता है। इधर से दो गुण हो गया। परीक्षा में यदि 2 नंबर में पूछेगा तो आप इसका 3 से 3 गुण दीजिएगा, 3 से 4 गुण काफ़ी हो जाता है। और हमें नहीं लगता है कि आप लोग इसको भूल पाइएगा। यदि 1-2 बार 3 बार रीड कर दीजिएगा तो नहीं भूलिएगा। अब लिखिएगा, अम्लों के रासायनिक गुण लिख कर डैश। ये हमने देखा था भौतिक गुण, अब क्या देखेंगे, अम्लों का रासायनिक गुण लिख करके डैश दीजिएगा। रासायनिक गुण पहला में लिखिएगा, हम लोग के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं, वो तो आप लोग लिख दीजिएगा। हम लोग के रासायनिक गुण क्या है, निम्नलिखित हैं। उसमें पहला में फिर रोमन अंक में 1 नंबर दीजिएगा और लिखिएगा, ये धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आपने रोमन में दिया था ना पहला, अब इसका जैसे लिखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आपको 100 लय के फास्ट लिखवाया जा रहा है तो आप इसको स्लो करके देखिएगा, लिखिएगा। जैसे में लिखिएगा, जैसे में लिखिएगा, जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, इसको हम बैलेंस कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। नीचे में इसका समीकरण लिख दीजिएगा इस प्रकार से। इस समीकरण आपने यहाँ पे देखा कि जिंक क्या है,
तो जिंक जो है, यह जिंक है, जेड जिंक, यह धातु है। यह क्या है? जिंक धातु है। यह क्या है? तो तनु अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको पढ़ते हैं। तनु अम्ल है। क्या निर्माण किया? तो धातु का क्लोराइड, जिंक क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त किया। अगला लिखिएगा, एक और उदाहरण ले लेते हैं। रोमन अंक में इस बार 2 इस प्रकार से दीजिएगा और लिखिएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, मैग्नीशियम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है। मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, ये आपका हाइड्रोजन सल्फेट है। ये अभी समीकरण को आप लोग लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन सल्फेट है, ये आपका मैग्नीशियम है, इधर आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त किया है। हमने इसका भी 2 देख लिया, नोट कीजिएगा। अब आगे लिखेंगे हम लोग, सेकेंड नंबर दीजिएगा। ये जो था ना, फर्स्ट का रोमन में देख लिए 1 2, अब सेकेंड 2 नंबर ऐसे दीजिए और लिखिएगा अम्ल धातु के कार्बोनेट, अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर, अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अब इसका एग्जाम्पल में देखिएगा, रोमन अंक में पहला नंबर दीजिए एग्जाम्पल में, और रोमन में पहला। लिखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जल बनाता है। और जल बनाता है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है।
ये समीकरण आप लिख लीजिएगा। यह आपका है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, यह आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह आपका है कैल्शियम क्लोराइड, यह है जल और यह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त किया। इसको आप लिख लीजिएगा। आगे अब लिखिएगा थर्ड नंबर में, एक उदाहरण काफी है। तीसरा में लिखिएगा अम्ल 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 धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर, अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर, बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसका एग्जाम्पल में लिखिएगा, एक सोडियम, इसका एग्जाम्पल में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाता है। सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाता है तथा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसका देख लेंगे हम लोग समीकरण। ये हो जाएगा समीकरण, इसका रिएक्शन देख लीजिएगा। तो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यह सोडियम बाइकार्बोनेट है, यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम क्लोराइड है, जल है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। आपका ये हो गया। 3 नंबर का हमने उदाहरण यहाँ पे देखा है। अब आप लिखिएगा 4 नंबर लिखिएगा, अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कर, 4 में अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कर अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में लिखिएगा आप लोग पहले, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षारक में लेना है। लिखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है। क्या होगा? सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? लवण होता है ना, लवणीय होता है। यह साधारण नमक का फॉर्मूला भी है। ये जल है, ये आप उसका रिएक्शन लिख लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह अम्ल है, यह क्या है? क्षारक है। इसमें हम कह सकते हैं कि अम्ल जोड़ क्षारक क्या दोनों मिलकर के बना दिया? तो लवण। यानी कि अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण। क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? लवण। आप इसको अब यहाँ नोट कीजिएगा। आप लोग नोट कर लिए, रिएक्शन को लिख लिए, इसका नीचे नाम भी लिख लीजिएगा। अब आगे लिखिए 5 नंबर में, 5वां नंबर आप लोग लिखिए अम्ल धातु के ऑक्साइड। अम्ल धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, अम्ल धातु के ऑक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया लिख करके लिखिएगा। हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया लिख करके एग्जाम्पल में लिखिएगा। पहला आप लोग लिखने पर ध्यान दीजिए, कुछ सीटी उटी का आवाज आ रहा है उसको इग्नोर कीजिए। क्या कीजिएगा? अम्ल धातु के ऑक्साइड अथवा हाइड्रोक्साइडों के साथ अभिक्रिया। इसका जैसे में लिखिए जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट और जल बनाता है। जिंक सल्फेट और जल बनाता है। आप लोगों को इधर छूट गया था, आप लोग यहाँ छूट गया था के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। लवण एवं जल बनाता है लिखवाए थे? अगर नहीं लिखवाए हैं तो इसको लिख लीजिएगा। और इधर अब इसका एग्जांपल देते देखते हैं, सॉरी रिएक्शन। जिंक सल्फेट और क्या बनाता है? जल बनाता है, यही ना? तो इसका रिएक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड ये है। जिंक क्या है? धातु। ऑक्सीजन आने से धातु का ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड हो गया। और क्या आपका किसके साथ अभिक्रिया कर रहे थे? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है सूत्र? H2SO4। H2SO4 क्या बनाएगा? तो ZnSO4, ZnSO4 बनाएगा। और इसके बाद क्या? जल, यानी कि H2। ये जो ZnSO4 है यह लवण ही होता है। जिंक सल्फेट जो होता है वह क्या होता है? लवण है। जिंक सल्फेट इसका नाम है।
और यह क्या है, लवण है। तो लवण और जल बनाया। यह जिंक ऑक्साइड है, यह क्या है, तो हाइड्रोजन सल्फेट है। आप इसको लिखिए रिएक्शन को। अब आप लोग का अम्ल का रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू 10th क्लास। अब हम लोग देखेंगे क्षारकों का भौतिक गुण और उसका कुछ अभिक्रिया। तो अब आप देखिए, हेडिंग दीजिएगा क्षारक के भौतिक गुण। क्या, क्षारक यानी कि भस्म, क्षारक के भौतिक गुण, क्षारक के भौतिक गुण लिख करके डैश दीजिए। लिखिएगा क्षारक के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। क्षारक के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। पहला नंबर में लिखिएगा, पहला में यह स्वाद में कड़वा एवं तीखा होता है। उसका गंध था ना तीक्ष्ण यानी तीखा, इसका लिखिएगा यह स्वाद में कड़वा एवं तीखा होता है। सेकंड नंबर में लिखिएगा इसका जलीय विलयन साबुन जैसा चिकना होता है। साबुन जैसा चिकना होता है। आगे लिखिएगा अधिकांशतः क्षारक रंगहीन होते हैं। अधिकांशतः क्षारक रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं, इसी में जोड़ लीजिएगा। एवं गंधहीन, माने उसमें कोई सुगंध होता ही नहीं है, गंधहीन भी होते हैं। यानी जनरली जो क्षारक होता है वह रंगहीन एवं गंधहीन होता है। किसी प्रकार का उसमें ना रंग और ना किसी प्रकार का वह मतलब कि गंध देता है। रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, परीक्षा में अपवाद ही पूछता है, और भी कंपटीशन में अपवाद बहुत मायने रखता है। तो आप इसका अपवाद लिखिएगा, अपवाद वाला लिख लीजिए। अपवाद लिख करके डैश दीजिए और लिखिएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और है और आप लोग भूल करके हमको बताइएगा, अभी हमें ध्यान नहीं आ रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही एक ऐसा है जिसमें कि गंध होता है, यह गंध युक्त होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसको अपवाद में हमने बता दिया। अब आगे इसका लिखिएगा भौतिक गुण में चौथा नंबर में दीजिएगा, लिखिएगा चौथा में कुछ क्षारक जल में विलेय और कुछ क्षारक जल में अविलेय होता है।
हम बार बार बोल रहे हैं एक बात कि यदि आपको वीडियो लगे कि हम फास्ट लिखवा रहे हैं तो आप इसको स्लो करके लिखिएगा। वीडियो को आपके अनुसार, आप तो जब चाहें, जब आपके हाथ में हैंडल है, आपके हाथ में स्पीड है इसका, चाहिए तो बढ़ा दीजिए, चाहिए तो घटा दीजिए, चाहिए तो रोक दीजिए। विलेय और अविलेय होता है। अब इसका पांचवा गुण लिख दीजिए, अपने से लिख लीजिएगा पांचवा। यह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? क्षारक। यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्षारक जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला करता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन लाल से नीला कर रहा है, अम्ल, और कौन नीला से लाल कर रहा है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम बताने का कोशिश करते हैं। एक ट्रिक्स आप लोग को हम बता दे रहे हैं। एक लड़का है सपोज, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अनिल। अनिल है, क्या है? अनिल। और इससे आप लोग को पता चला होगा कि अ से क्या? तो अम्ल। अ से क्या होगा? अम्ल। अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र, पहले नी है ना, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। तो उसी प्रकार से क्षारक हो जाएगा। क्षारक क्या कर देगा? लाल से नीला कर देगा। उसका एक याद तो दूसरा अपने आप याद। बाय वन गेट वन फ्री है, आप एक याद कीजिए, दूसरा क्या हो जाएगा? आपको याद हो जाएगा। तो ये हमने देखा क्या? तो क्षारक का भौतिक गुण, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। अब हेडिंग दीजिएगा क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों के रासायनिक गुण लिख करके ऊपर में क्या कीजिएगा? हेडिंग दीजिएगा छोटा, और उसमें पहले लिखिएगा लिखिएगा क्षारक सामान्यतः धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्षारक सामान्यतः धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, किंतु इसका अपवाद है, उसको लिखवा रहे हैं। किंतु जस्ता और एल्युमिनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहा जाता है कास्टिक सोडा, लिख लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोस्ट में लिख लीजिएगा कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा से अभिक्रिया कर सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट बनाते हैं। साथ में हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करते हैं। नीचे आप रिएक्शन लिख लीजिएगा।
यह आपका हो गया सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और यह आपका हो गया सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। रिएक्शन दोनों लिख लीजिए। आगे लिखिएगा, अगला में क्षारक को अमोनियम क्लोराइड, क्षारक को अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ उबालने पर अमोनियम गैस उत्पन्न करते हैं। यानी क्षारक अमोनियम क्लोराइड के साथ उबालने पर क्या करता है? अमोनियम गैस उत्पन्न करता है। क्षारक अमोनियम क्लोराइड के साथ उबालने पर अमोनिया गैस उत्पन्न करता है। अब वही प्रकार है क्षारक भी, और इसका बताते हैं। क्षारक भी क्या करता है? क्षारक भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाता है। अगला में लिख लीजिएगा। ये आपका 2 हो गया ना, अभी 2 लिखा है, अब तीसरा लिखिए। इसका रिएक्शन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। तीसरा लिखिए क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। तीसरा में क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। लिखिएगा एग्जाम्पल में इसका। एग्जाम्पल में पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड, रिएक्शन लिख लीजिए, सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड एवं जल बनाते हैं। इसका रिएक्शन यह है। यह क्या है? तो क्षारक। यह क्या है? क्षारक है। यह क्या है? तो अम्ल है। देखें मिलकर के क्या बनाया? यह लवण है और यह आपका जल है। इस तरह से इसका हुआ। अब हेडिंग दीजिए अम्ल का उपयोग। अम्ल का उपयोग, अम्ल का उपयोग। लिखिएगा पहला में अम्ल का उपयोग, अम्ल का उपयोग आभूषणों की सफाई करने में, गहना, अम्ल का उपयोग आभूषणों की सफाई करने में
अम्ल का उपयोग आभूषणों की सफाई करने में, कॉमा रंग बनाने में, रंग बनाने में, कॉमा विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक बनाने में, कॉमा बैटरी बनाने में, बैटरी बनाने में, कॉमा उर्वरक के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में इत्यादि, उर्वरक के निर्माण में इत्यादि। एक ही में पूरा लिखवा दिया, क्या कॉमा कर करके बार बार लिखवाना। अब लिखिए क्षारक का उपयोग। क्षारक का उपयोग लिखिएगा। क्षारक का उपयोग लिख के डाल दीजिए, लिखिए। लिखिएगा, इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग जल की कठोरता, जल की कठोरता दूर करने में, कॉमा मकान की पुताई करने में, मकान की पुताई करने में, कॉमा ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, इत्यादि। इत्यादि। अब आप लोग लिखिएगा प्रबल तनु अम्ल और आपका सांद्र अम्ल तो लिखवा ही दिए। अब आप लोग लिखिएगा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल लिख करके डैश दीजिएगा। प्रबल अम्ल, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल तो लिखवा ही दिए ना, प्रबल अम्ल लिखिएगा। प्रबल अम्ल लिखिए, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर, पूर्णतः आयनित होकर, आयन आपको 9th क्लास में पढ़ना था ना, आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। प्रबल अम्ल कहलाता है। एग्जाम्पल इसका लिख दीजिएगा, H2SO4 HCl etc। H2SO4 HCl etc। अब आप लोग लिखिएगा दुर्बल अम्ल या निर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल या
निर्बल अम्ल। तो इसका है कि यह क्या होगा, हाइड्रोजन आयन जल में घुलकर आंशिक रूप से देगा, आंशिक रूप से देगा। क्या होगा, जस्ट वही परिभाषा आप इसमें भी लिख लीजिएगा, अपने से खुद से लिखिएगा, हम एक बार बोल दे रहे हैं। वैसे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाता है। इसका जैसे में लिख लीजिएगा H2CO3, दुर्बल अम्ल के लिए H2CO3, उसके बाद आपका CH3COOH, CH3COOH, और बस इतना ही, ETC। अब आप लोग लिखिएगा प्रबल क्षारक। क्या, प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक लिख करके डैश लिखिएगा। वैसा क्षारक, वैसा क्षारक जो, वैसा क्षारक जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः, जो जल में घुलकर लगभग पूर्णतः आयनित होकर, पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में, काफी मात्रा में, काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा NaOH, NaOH। उसके बाद और एक आध आपका हो जाएगा NaOH, और आप इसको KOH, KOH भी आपका प्रबल क्षारक है, KOH इत्यादि। अब इसी प्रकार से आपको दुर्बल क्षारक का परिभाषा लिखना है, जो जल में घुलकर आंशिक रूप से क्या दे, आंशिक रूप से हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसे क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक आपका हम दिखा देते हैं, जैसे में आप लोग इसका परिभाषा खुद से लिखिएगा दुर्बल क्षारक का, क्योंकि जितना हम लिखते जाएंगे उतना ही आपका वीडियो क्या हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा। इसका यहाँ पर NH4 है, OH है, NH4 कितना अच्छा है, NH4OH, और आपका है NH4OH, एक है आपका MgOH का होल 2 है, MgOH का होल 2, ये आपका दुर्बल क्षारक है। दुर्बल क्षारक हो गया। अब आप लिखिए पीएच स्केल, पीएच स्केल लिख करके डाल दीजिए, पीएच स्केल।
लिखिएगा, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता, किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीयता या क्षारीयता मापने के मापक्रम को पीएच स्केल कहते हैं। मापक्रम को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल कहते हैं। समझ गए? अब इसको समझाते हैं आप लोगों को। पीएच स्केल में क्या होता है, इधर से इस तरह से होता है पीएच स्केल। इसमें नंबर होता है। यहाँ आपका, यहाँ से आपका 0 से चालू होगा, 0 1 2 1 2 3। ये आपका पीएच स्केल है। इसमें क्या होता है कि 7 नंबर जो पॉइंट होता है यह उदासीन को दर्शाता है, उदासीन। और 7 से क्या होगा कि इधर की ओर बढ़ते जाएगा तो यह अम्लीयता को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? अम्लीयता। इधर की ओर बढ़ते जाएगा तो अम्लीयता, और इधर की ओर जो बढ़ते जाएगा यह क्या होगा? यह क्षारीयता को दर्शाएगा, क्षारीयता। यानी कि जिस किसी वस्तु का क्या है कि जिस किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 है तो वह उदासीन होगा। 0 1 2 3 4 5 इतना के है, 6 तक है या 7 के पहले तक है तो वह क्या होगा? अम्लीयता होगा। और इधर 14 तक जाता है 7 के बाद तो उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ये आपका है। और इसका पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो नीचे एक नोट में लिख दीजिएगा आप लोग, पीएच स्केल का खोज, पीएच स्केल का खोज सोरेनसन, पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। यानी कि 7 रहेगा तो उदासीन, 7 से कम रहेगा अम्लीय, 7 से ज्यादा रहेगा क्षारीय। अब आप लोगों को कुछ हम लिख देते हैं जिसका पीएच वैल्यू कितना होता है, जो आपको परीक्षा में पूछता है। जैसे आपका पानी का, शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7, क्योंकि यह उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय। उसी प्रकार से आपका होता है दूध, ब्लड, रक्त, आपका होता है दूध हो गया, रक्त हो गया, और समुद्री जल, फिर आपका हो गया लार, और इसका आपका होता है 6.5। कुछ इंपॉर्टेंट था, पानी का 7, दूध का 6.4, रक्त का 7.4, समुद्री जल का 8.4, लाल का 6.5। अब आप हेडिंग दीजिए एक कि लवण से रसायनों का निर्माण।
लवण से रसायनों का निर्माण, लवण से रसायनों का निर्माण लवण से रसायनों का निर्माण, इसमें पहला आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपका हो गया। इसका निर्माण कैसे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण सोडियम क्लोराइड, इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने से होता है। इसका देख लेंगे, इसका समीकरण, यहाँ पे इसका करंट होगा, करंट प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हुआ? निर्माण हुआ, और साथ में लेकिन क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये आपका था सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। इसका उपयोग लिख लीजिएगा, तो इसका उपयोग होता है किसमें? तो ईंधन में जल की स्वच्छता के लिए जो पीवीसी पाइप होता है ना, पीवीसी पाइप, उसके अंदर में जल लगातार जाने से पाइप के अंदर में क्या होता है कि उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ जम जाते हैं, तो उससे गंदा हो जाता है पाइप, तो उसको साफ करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो ईंधन के लिए तो हाइड्रोजन हो जाता है, और इसके लिए क्लोरीन, और इसका कागज बनाने में भी उपयोग होता है, कागज बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ये आपका था सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के अलावा देखा जाए तो और हैं क्या? तो एक इंपॉर्टेंट है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaOCl2, फॉर्मूला इन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखिएगा। इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण जो होता है शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क मतलब कि सूखा बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल 2 होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्या करेंगे? तो क्लोरीन से क्रिया करने पर होता है किसका निर्माण? विरंजक चूर्ण का। इसका नीचे समीकरण देख लेते हैं। क्रिया करने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, CaOH का होल 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया बुझा हुआ चूना का। इसके साथ क्या होगा? क्लोरीन, तब आपका CaOCl2 प्राप्त होगा, साथ में जल। ये आपका था विरंजक चूर्ण। इसका भी उपयोग है, इसका उपयोग वस्त्र बनाने में, और इसका उपयोग पेयजल जो होता है ना, पीने का पानी में कीटाणुनाशक
नाशक के रूप में। ये आपका हो गया विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण के बाद हम देखें तो आपका एक आता है बेकिंग सोडा। तो अब बेकिंग सोडा देखते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो NaHCO3 फॉर्मूला लिख देते हैं, NaHCO3, यही आपका बेकिंग सोडा। यह दुर्बल असंक्षारक है। इसका निर्माण देखा जाए तो होता है सोडियम क्लोरीन क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस, आप इसका लैंग्वेज अपने से लिखिएगा, प्लस क्या, अमोनिया। अमोनिया है, यानी कि बेकिंग सोडा का निर्माण सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं अमोनिया के साथ होने से, अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने से होता है, यानी कि NH4Cl प्लस NaHCO3। इस तरह से इसका हो जाएगा। इसका भी उपयोग देखेंगे तो इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में, बेकिंग पाउडर में होता है। अग्निशामक, आग को बुझाने में भी होता है, अग्निशामक में। एक और देखा जाए बेकिंग सोडा के पास तो आपका एक होगा धोवन सोडा, ये तीसरा नंबर पर था ना। चौथा में देखा जाए धोवन सोडा, जो जिसका होता है फॉर्मूला धोने का सोडा, या इसी को धोबिया सोडा के भी नाम से जाना जाता है, जिसका आपका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। कई बार परीक्षा में फॉर्मूला पूछ चुका है, भी है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। इसका निर्माण देखा जाए तो इसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट को पुनः गर्म करने से होता है, पुनः गर्म करने से होता है, पुनः गर्म करने से होता है। ऐसे इसका समीकरण देख लीजिए, Na2CO3 रिएक्शन 10H2O, यह जो है ना सोडियम कार्बोनेट है, इसी को पुनः गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, धोबिया सोडा मिलेगा। तो इसको शॉर्ट में ऐसे समीकरण दे सकते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2 है, तो इसी को बस Na2CO3 जो रहता है वही रहता है ना, इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, फिर क्या बना रहता है वही। जब इसी को पुनः क्या किया जाए, गर्म किया जाता है, तो आपका यहाँ पे केवल इसमें सिंबल लगा देंगे गर्म का, ठीक है। ऐसे ही बहुत इसको डिटेल से देखा जाए तो पहले से रिएक्शन आता है, लेकिन कुछ उतना नहीं इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगला देखा जाए तो फिर आपका आता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, इसका उपयोग यदि आप लिखना चाहें ध्वनिया सोडा का, तो इसका उपयोग होता है क्या, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में। और इसका उपयोग होता है साबुन एवं कांच उद्योग में भी। ऊपर में लिखते हैं साबुन एवं कांच उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, साबुन एवं कांच उद्योग में भी। अब हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है क्या, CaSO4। फॉर्मूला सभी का इंपॉर्टेंट है, CaSO4 इंटू 12H2O। अब इस पे ध्यान देते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है।
तो जिप्सम 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 को 378 केल्विन, जिप्सम को क्या किया जाता है 378 केल्विन पर गर्म करने से, 378 केल्विन पर गर्म करने से यह जल अणु को त्याग कर, यह क्या करता है जल अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट त्याग कर कैल्शियम सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, आधा अर्धहाइड्रेट बनाता है। कैसे? तो देखिए, लेकिन इसका एक और लाइन हम यहाँ पे जोड़ देना चाहेंगे कि इसे सफेद चूर्ण कैसे, इसे सफेद चूर्ण इसके सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, फिर उसके बाद फिर क्या बन जाएगा, फिर जिप्सम बन जाएगा। इसका देखिए रिएक्शन तो इस तरह से होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब इसको क्या करेंगे, प्लस इसके साथ रिएक्शन होगा, तब यह CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करता है निर्माण। यहाँ पे क्या हो गया, हाफ नहीं, यहाँ पे 2H2O ही होगा। तो यहाँ पे फिर से क्या है आपका जिप्सम का निर्माण हुआ है। अब इसी जिप्सम से क्या होता है कि जब इसको 378 केल्विन पर गर्म कीजिएगा, यानी CaSO4 इंटू 2H2O को 378 केल्विन पर गर्म कीजिएगा तो आपका ये निर्माण हो जाएगा, यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। इस तरह से आपका निर्माण होता है। इसका उपयोग देखा जाए तो उपयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में मुख्य रूप से है, और इसका उपयोग है खिलौना तथा सजावट में, तो पुताई में भी इत्यादि प्रकार से। इस प्रकार से आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण का समापन होता है सब्जेक्टिव के अनुसार। आपका कुछ ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, जो कि हमने कुछ क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट है। कई बार वैसा क्वेश्चन हम कुछ लाइन ढूंढ करके उसमें है, उसको हम करवा ही देते हैं साथ में। तो आपका है एक क्वेश्चन बोर्ड में किया है कि अम्ल वह पदार्थ है, आपका ऑप्शन दिया है ए में दिया कि यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, बी में दिया है कि इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि प्रोटॉन देता है, डी में दिया है कि OH आयन देता है, तो क्या होगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटॉन देता है। फिर इसी प्रकार से है कि भस्म वह पदार्थ है, तो देखिए भस्म क्या करेगा, अम्ल जो होता है प्रोटॉन देता है, और नीचे में लिख लीजिएगा भस्म प्रोटॉन को ग्रहण करता है। भस्म यानी कि क्षारक होता है प्रोटॉन को ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है। फिर उसी प्रकार से है
कि अम्ल एवं भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है। तो अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण का निर्माण होता है। तो आप लिख लेंगे कि अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म, भस्म एक साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि सभी लवण होते हैं, तो सभी लवण कैसे होते हैं। तो सभी लवण आपका ऑप्शन है कि वैद्युत अपघट्य होते हैं, कि वैद्युत अनअपघट्य होते हैं, कि अस्थायी अपघट्य होते हैं, कि उदासीन होते हैं। सभी लवण वैद्युत अपघट्य होते हैं। सभी लवण क्या होंगे, वैद्युत अपघट्य होते हैं, वैद्युत अपघट्य होते हैं। फिर आपका है कि पीएच का निर्धारण किस वैज्ञानिक ने किया था। तो सोरेनसन ने। अम्ल घोल का पीएच वैल्यू कितना से कम होता है। तो अम्ल का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से कम होता है। क्षारक का पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 से अधिक होता है। और इस प्रकार से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आप अपने भी बुक से कर सकते हैं। किसी भी बुक से थोड़ा बहुत अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहिएगा। और इस प्रकार हम यहीं पे आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर को समाप्त करते हैं। यदि आपको आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से कोई नया वीडियो कुछ संक्षेप में करके या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का बना सकते हैं। फिलहाल आपको इतना ही, धन्यवाद, दैट्स ऑल। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।